हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और देखिए, इससे पहले भी लगभग बहुत सारे क्लास अपलोड कर दिए गए हैं और इसके बाद भी लगभग 4 से 5 क्लास और अपलोड किए जाएंगे इसी पेपर का। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। हर्षवर्धन का जो शासन प्रबंध था, इसके बारे में क्या करना है, तो विवेचना करना है, इसके बारे में हमको बतलाना है। समझे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 606 से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन का शासनकाल प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक उन्नति का अद्भुत उदाहरण है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया और एक कुशल और संगठित शासन व्यवस्था स्थापित की। उनकी शासन प्रणाली वान भट्ट की हर्षचरित हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन के चरित के बारे में, समझे ना, इसमें ही लिखा गया था। और ये किसके लिखा किन्होंने लिखा था, तो वान भट्ट ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। और चीनी आत्रे हेनसांग के वृत्तांतों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, यानी कि वहां पे लिखा गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ से पॉइंट आ जाता है। और इस पॉइंट को बताने से पहले जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग नोट कर लीजिए और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है, अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो, समझे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं को पहले हम लोग समझेंगे, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है केंद्रीकृत प्रशासन। हर्षवर्धन का शासन केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित था। राजा प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था और सभी निर्णयों का अंतिम अधिकार राजा के पास होता था। चलिए, उनके प्रशासन में कई विभाग थे जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रबंधन करते, और जैसे जैसे कि राजस्व था, न्याय था, सेना था और धर्म था। समझ नहीं, ये अलग अलग पर इस प्रकार के क्या थे, तो विभाग बनाए गए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य किस प्रकार से थे, तो हर्ष एक न्यायपूर्ण शासक थे और प्रजा के हितों की देखभाल को अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। कौन? देखिए, जहां पे भी हर्ष लिखा हुआ रहेगा आप वहां से रिलेट कीजिएगा कि हर्षवर्धन, समझे ना। वह नियमित रूप से अपने साम्राज्य का दौरा करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। चलिए, हिंसांग ने उल्लेखित किया कि हर्ष सुबह से रात तक अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर हम लोग 3 को समझेंगे, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से था, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हर्ष के साम्राज्य को प्रांतों यानी कि मुक्त में विभाजित किया गया था, यानी कि प्रांतों में विभाजित किया गया था। किनके साम्राज्य को, तो हर्ष के साम्राज्य को। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक उपरिक के अधीन में था, यानी कि हर एक प्रांत में, जितने भी प्रांत में विभाजित किया गया था हर्ष के साम्राज्य को, यानी कि उन सारे प्रांतों का एक प्रशासनिक होता था, समझे ना, उनके मतलब अधीन में रहता था, उसको क्या कहा जाता है, तो उपरिक कहा जाता था। चलिए, प्रांतों को छोटे छोटे जनपदों जैसे विषय में विभाजित किया गया, जो विषयपति द्वारा शासित थे। चलिए, स्थानीय प्रशासन में गांवों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक गांव का प्रबंधन ग्रामीण, जो कि ग्रामीण प्रमुख करता था।
चलिए, प्रांतीय प्रशासन को राजा के प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो केंद्र के प्रति जवाबदेह थे। कहने का मतलब है कि जितने भी अलग अलग प्रांत में विभाजित किया गया था, सभी प्रांतों का जो भी था उनके राजा का एक प्रतिनिधि क्या करता था, तो नियंत्रण करता था। और जितने भी प्रतिनिधि थे वो क्या करते थे, केंद्र के प्रति यानी कि राजा के प्रति क्या थे, तो जवाबदेही थे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे, कर और राजस्व व्यवस्था। कर और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से था, तो कृषि पर कर आधारित राजस्व प्रणाली थी। यानी कि कृषि पर क्या था, तो क्या लिया जाता था, तो राजस्व कर प्रणाली लिया जाता था, मतलब कि उससे टैक्स लिया जाता था। किसानों के उपज पर, ध्यान में रखना है यहाँ पे, उपज के अनुसार पर कर लिया जाता था, ना कि क्षेत्रफल, ना कि जमीन पर, समझे ना। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि किसी भी किसान को अगर 6 रुपये इनकम होता था तो 1 रुपया सरकार ले जाती थी, मतलब कि राजा ले जाता था कर के रूप में, टैक्स के रूप में 1 रुपया, समझे ना। कर नगद और वस्तु जैसे अनाज दोनों रूप में लिया जाता था, यानी कि नगद में भी लिया जाता था, समझे ना, और साथ ही साथ अगर नगद नहीं देगा तो फिर अनाज के रूप में या फिर किसी वस्तु के रूप में लिया जाता था कर। व्यापार और उद्योग से भी कर वसूला जाता था, जो साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, तो सुदृढ़ करता है, यानी कि मजबूत करता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे, सेना। हर्षवर्धन की सेना मजबूत और संगठित थी। हेनसांग के अनुसार उनकी सेना में लगभग 1000 घोड़सवार, 60,000 हाथी और लाखों पैदल सैनिक थे। चलिए, जिसमें से देखेंगे आगे, तो सेना के विभिन्न विभाग थे, जैसे कि घोड़सवार सेना, जिसको क्या बोला जाता है, तो अश्व सेना बोला जाता है, हाथी सेना, गज सेना बोला जाता है, पैदल सेना को पदाती सेना बोला जाता है, समझे ना। चलिए, आगे देखेंगे, साम्राज्य की सुरक्षा और विजय अभियानों के लिए सेना को सतर्क और प्रशिक्षित रखा जाता था। अगले पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 आ जाता है, क्या बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 6 में, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस प्रकार से था, तो हर्ष के शासन काल में न्याय व्यवस्था व्यवस्थित थी और राजा न्याय का अंतिम स्रोत था। यानी कि राजा क्या करता था, न्याय को मतलब कि देता था, उनके अगर कोई उनका जो प्रतिनिधि था अगर वो न्याय नहीं करता था, फिर राजा वहां पे, जिस प्रकार से अभी हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है, समझे ना, उच्च न्यायालय रहता है, उच्चतम न्यायालय रहता है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी था। मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं था। जैसे अगर उसका प्रतिनिधि अगर न्याय नहीं करता था, फिर वो राजा पर जाता था, राजा जो कि क्या करता था, अंतिम स्रोत था, यानी कि अंतिम निर्णय करता था, अंतिम न्याय देता था। अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, लेकिन हर से व्यक्तिगत रूप से न्यायिक निर्णयों में उदारता दिखाते थे। चलिए, स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय थे जहां विवादों का निपटारा होता था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 7 आ जाता है, धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे, अदापि वे बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य पंथों को संरक्षण दिया था। चलिए, उनके शासनकाल में कन्नौज महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध, हिंदू और अन्य विद्वान शामिल हुए थे। कौन सा महासभा में, तो कन्नौज महासभा में। चलिए, आगे आ जाते हैं, हर्ष ने माठों, बिहारों और मंदिरों को दान दिया और उनकी देखभाल के लिए राजधन भी प्रदान किया। अगले पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 8 में हम लोग समझेंगे क्या बोला जा रहा है, तो विदेशी संबंध और कूटनीति। विदेशी संबंध और कूटनीति किस प्रकार से था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हर्ष के शासनकाल में भारत ने चीन और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। चीनी यात्री हेनसांग का उनके दरबार में स्वागत किया गया। यह उनके कूटनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का क्या है, तो प्रमाण है। चलिए, हर्ष ने पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे जब तक कि युद्ध आवश्यक ना हो। चलिए, अगले पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 9 को हम लोग समझेंगे, सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन। इस प्रकार से था, तो हर्ष के शासन काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी कृषि था जो कि अर्थव्यवस्था का क्या था, तो मुख्य आधार थी। सिंचाई और कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया गया हर्ष के शासन काल में। व्यापार और वाणिज्य समृद्धि था, थल और जल मार्गों का विकास हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता और
सुधारों के कारण सामाजिक स्थिरता बनी रही। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आ जाता है निष्कर्ष, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हमें आप लोग अगर एक आध पॉइंट के ऊपर में मिस भी कर जाते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इन निष्कर्ष बताने से पहले, अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे क्या दिए जाते हैं, तो अपडेट दिए जाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए निष्कर्ष हम लोग क्या लिखेंगे, तो हर्षवर्धन का शासन प्रबंधन संगठित, न्यायपूर्ण और प्रजा के हितों पर आधारित था। उन्होंने एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जो राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार बनी। उनके शासन काल में धर्म, साहित्य, कला और व्यापार का विकास हुआ, जिससे उनका शासन उत्तर भारत के स्वर्ण युग में गिना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य जो कि क्या हो गया, बिखर गया, लेकिन उनके शासन के दौरान की उपलब्धियां भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगी। स्मरणीय कहने का मतलब है कि याद किया जाएगा, जाना जाएगा, समझे। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है तो चलिए। और मैं बता दूं, देखिए इस पेपर का बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसके बाद भी लगभग 2-3 क्लास आ रहेंगे, और इसके पहले भी करीब 5 से 6 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग इसी तरह से अगर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोग को क्या मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।